नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के जो विषय है अस्मिता मूलक हिंदी साहित्य इसे पढ़ने वाले हैं। इस पाठ्यक्रम में एक कहानी संकलित है, धरती लहलहाएगी झालो नाचेगी गाएगी। यह कहानी एलिस इक्का जी द्वारा रचित है। तो इस कहानी का सारांश मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कहानी का विश्लेषण आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भूखे पेट गीत गाए जा सकते हैं? एलिस इक्का की कहानी धरती लहलहाएगी झालो नाचेगी गाएगी यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आदिवासी जीवन की दर्द भरी सच्चाई है। नदियाँ सूख चुकी हैं, बच्चे भूखे हैं, पशु प्यासे हैं, और फिर भी लोगों से कहा जाता है नाचो गाओ। लेकिन झालो पूछती है, जब पेट खाली हो तो गीत कैसे अच्छे लगेंगे? यह कहानी बताती है कि आदिवासी जीवन प्रकृति से जुड़ा है। जब धरती सूखती है तो सिर्फ खेत नहीं, इंसानों के सपने भी सूख जाते हैं। और अंत में एक उम्मीद रहती है कि जिस दिन धरती धान से लहराएगी, जिस दिन भूख मिट जाएगी, उसी दिन झालो सच में नाचेगी और गाएगी। तो आइए इस कहानी का सारांश मैं आपको बताता हूँ। यह कहानी अकाल, भूख और आदिवासी जीवन की पीड़ा को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी का केंद्रीय पात्र झालो है, जो एक आदिवासी युवती है। वह अपने साथियों के साथ पशुओं को चराकर लौट रही होती है। चारों ओर सूखा पड़ा है, नदी नाले सूख चुके हैं, खेत बंजर हो गए हैं और मनुष्य तथा पशु दोनों भूख प्यास से परेशान हैं। झालो और उसकी सहेलियां इस बात से दुखी है कि न तो पशुओं के लिए पानी है और न ही उनके खाने के लिए घास या चारा। गांव के युवक जेरकू और ननकू भी अकाल की इस भयंकर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हैं। जेरकू लोगों को गीत और नृत्य के माध्यम से दुख भुलाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन झालो को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसका मानना है कि भूखे पेट नाच गाना व्यर्थ है। जब तक लोगों की भूख नहीं मिटेगी, तब तक सच्चा आनंद संभव नहीं है। कुछ समय बाद सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा गांव में भोजन और सहायता बांटी जाती है। लोगों को कई दिनों बाद भरपेट भोजन मिलता है। इससे गांव में थोड़ी खुशी लौटती है और रात को अखाड़े में नाच गान होता है। फिर भी झालो उदास रहती हैं, क्योंकि वह केवल अस्थायी राहत नहीं, बल्कि अस्थायी सुख चाहती हैं। अंत में ननकू कहता है कि जिस दिन धरती धान की फसलों से लहलहाएगी, उसी दिन भूख समाप्त हो जाएगी और लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी, और उसी दिन झालो सच में नाचेगी और गाएगी। यह सुनकर झालो मुस्कुरा देती है। यह छोटा सा सारांश था इस कहानी का। इस कहानी के संदेश को देखें तो यह कहानी हमें बताती है कि भूख मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। जब तक लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, तब तक कला, संगीत और उत्सवों का वास्तविक आनंद नहीं लिया जा सकता। साथ ही कहानी मेहनत, आशा और सामूहिक सहयोग के महत्व को भी दर्शाती है। तो आइए इस कहानी का विस्तृत विश्लेषण मैं आपको बताता हूँ। लेखिका एलिस इक्का की यह कहानी हिंदी साहित्य में आदिवासी जीवन, भूख, अकाल, श्रम, प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत मार्मिक दस्तावेज है। यह कहानी केवल अकाल की कथा नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के संघर्ष, उनकी सांस्कृतिक चेतना और जीवन दर्शन को भी उजागर करती है। धरती लहलहाएगी झालो नाचेगी गाएगी इस कहानी का केंद्र एक आदिवासी गांव है, जहां भयंकर अकाल पड़ा है। पानी की कमी है, खेत सूख चुके हैं, मनुष्य भूखे हैं और पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध नहीं है। इन सब के बीच आदिवासी समाज जीवन से संघर्ष कर रहा है। कहानी के मुख्य पात्र झालो है, जो आदिवासी स्त्री चेतना और संघर्षशीलता का प्रतीक बनकर सामने आती हैं।
उसके माध्यम से लेखिका ने यह दिखाया है कि भूख और अभाव के बीच मनुष्य की संवेदनाएं किस प्रकार बदल जाती हैं। अगर हम इस कहानी के कथानक को देखें तो इसमें अकाल और प्राकृतिक संकट को उद्घाटित किया गया है। कहानी का आरंभ सायकालीन दृश्य से होता है जहां पूरा वातावरण लालिमा से भरा है। प्रकृति का यह चित्रण केवल सौंदर्य वर्णन नहीं बल्कि आने वाले संकट का भी प्रतीक है। नदियां सूख चुकी हैं, कुएं में पानी नहीं है और पशुओं के लिए चारा तक उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति ग्रामीण और आदिवासी जीवन की निर्भरता को प्रकृति से जोड़ती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो इस कहानी में एक उल्लेख है कि नदी में तो कटिको पानी नखे, बोन केर घासो पातहो सुखई जाय आहे। यानी नदी में थोड़ा सा भी पानी नहीं है, वन में घास और पत्ते सूख चुके हैं। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है संवादों में। इन संवादों से यह स्पष्ट है कि अकाल केवल खेतों को नहीं बल्कि पूरे जीवन को प्रभावित करता है। भूख की त्रासदी का भी वर्णन इसमें किया गया है। कहानी का सबसे मार्मिक पक्ष भूख की पीड़ा है। झालो बार बार इस बात को कहती हैं कि भूखे पेट नाच गाना व्यर्थ है। यहाँ लेखिका ने भूख को केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक संकट के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कथन इस कहानी में प्रयोग होता है कि भूख से पेट सैंत जाता है। यानी भूख के मारे पेट चिपटा हो चुका है। भूख के कारण बच्चों की पीड़ा बढ़ रही है, पशु मर रहे हैं, लोगों का उत्साह समाप्त हो रहा है, लोक संस्कृति दबती जा रही है। यद्यपि कहानी में निराशा का वातावरण है, फिर भी पात्र संघर्ष छोड़ते नहीं हैं। ननकू और जेरकू जैसे पात्र भविष्य के प्रति आशावादी है। वे मानते हैं कि मेहनत और सरकारी सहायता से स्थिति बदलेगी। कहानी का अंतिम संदेश भी आशा से जुड़ा है कि जिस दिन धरती पर धान उगेंगे, धान के पके बाल से धरती लहराएगी, उस दिन झालो नाचेगी और गाएगी। यह पंक्ति केवल फसल की नहीं बल्कि जीवन में समृद्धि और सम्मान की वापसी का प्रतीक है। अगर हम इसके पात्रों का विश्लेषण करें तो इस कहानी की जो नेत्री है, जो मुख्य पात्र है, वो झालो है। झालो कहानी का केंद्रीय पात्र है। यह केवल एक आदिवासी युवती नहीं बल्कि पूरे पीड़ित समाज की आवाज़ है। झालो की विशेषताओं की बात करें तो वह संवेदनशील है, यथार्थवादी है, संघर्षशील है और आत्मसम्मान से भरपूर है। वह भूख के बीच कृत्रिम खुशी को स्वीकार नहीं करती। उसके लिए वास्तविक आनंद तभी संभव है जब समाज भूख से मुक्त हो सके। इसमें प्रतीकात्मक अर्थ का प्रयोग किया गया है। झालो आदिवासी स्त्री की चेतना और प्रतिरोध का प्रतीक है। दूसरा पात्र है जेरकू। जेरकू लोक संस्कृति और उत्सव प्रिय आदिवासी जीवन का प्रतिनिधि है। वह गीत और नृत्य के माध्यम से दुख को भुलाने की कोशिश करता है। उसके माध्यम से आदिवासी समाज की सांस्कृतिक जीवंतता सामने आती है। तीसरा पात्र है ननकू। ननकू व्यवहारिक और विचारशील पात्र है। वह भूख की वास्तविकता को समझता है तथा सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों पर भी टिप्पणी करता है। वो कहता है कि भूखे पेट गीत नहीं सुहाते। यह कहानी का केंद्रीय विचार है। ननकू के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अन्य पात्र क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ननकू है वो शुद्ध हिंदी में अपना संवाद करता है, शुद्ध हिंदी में बातें करता है क्योंकि इसके पिता शिक्षित हैं। अगर कहानी में हम आदिवासी विमर्श को देखें तो यह कहानी हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें प्रकृति के साथ गहरा संबंध का चित्रण देखने को मिलता है। आदिवासी जीवन पूरी तरह प्रकृति पर आधारित है। नदी, जंगल, पहाड़, पशु और खेत, ये सब उनके जीवन का हिस्सा है। जब प्रकृति संकट में आती है तो पूरा आदिवासी जीवन प्रभावित होता है। कहानी में
नदियों का सूखना जीवन का सूखने का प्रतीक है, वर्षा की प्रतीक्षा आशा का प्रतीक है और धरती का लहलहाना समृद्धि का प्रतीक है। इसमें लोक चित्रण, लोक संस्कृति का भी चित्रण देखने को मिलता है। कहानी में आदिवासी संस्कृति का सुंदर चित्रण है। मांदर, नगाड़ा, अखाड़ा, लोकगीत, सामूहिक नृत्य, इन सभी का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। ये सभी आदिवासी जीवन की सामूहिकता और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। इसमें जो लोकगीत का प्रयोग किया गया है उसके बोल कुछ इस प्रकार है। कहाँ से आवे चरकी बदरिया। यह गीत वर्षा की कामना और प्रकृति निर्भरता पर जीवन का प्रतीक है। आदिवासी स्त्री चेतना को देखें तो झालो का चरित्र आदिवासी स्त्री की जागरूकता को सामने लाता है। वह केवल भावुक नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ को समझने वाली स्त्री है। वह प्रश्न उठाती है कि भूख में उत्सव क्यों, बिना अन्न के गीत कैसे गाए जा सकते हैं, पशुओं का जीवन कैसे बच सकता है। इस प्रकार वह प्रतिरोध और सामाजिक चेतना की आवाज़ बनती हैं। इस कहानी में आर्थिक शोषण और उपेक्षा को भी बताया गया है। कहानी अप्रत्यक्ष रूप से यह भी दिखाती है कि आदिवासी समाज विकास से वंचित रहा है। वो विभिन्न समस्याओं से जूझता रहा है, जैसे जल संकट, अकाल, गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी सहायता पर निर्भरता। यह स्थिति सामाजिक असमानता की ओर संकेत करती है। सामूहिक जीवन और सहकारिता का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है। आदिवासी समाज का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामूहिकता है। सभी लोग मिलकर दुख बांटते हैं, गीत गाते हैं और संघर्ष करते हैं। उनके जीवन में मैं से कहीं अधिक हम का महत्व है। अगर इस कहानी की भाषा शैली को देखें तो एलिस इक्का की भाषा अत्यंत सरल, चित्रात्मक और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया गया है। लोक धुन की मिठास इसमें देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण, संवाद प्रधान शैली इसकी विशेषता है। इसमें स्थानीय शब्द जैसे गरु, डांगर ये जानवरों के लिए प्रयोग किया गया है। छौवा यानी छाँव, अखाड़ा, मांदर कहानी को जीवंत और प्रामाणिक बनाते हैं। इसमें कुछ प्रतीकात्मक प्रयोग किए गए हैं, जैसे सूखी नदी जीवन के संकट का प्रतीक है, वर्षा आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक है, नाच गान सांस्कृतिक जीवन का प्रतीक है, भूख सामाजिक पीड़ा का प्रतीक है और लहलहाती हुई धरती समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। इस कहानी के संदेश को देखें तो यह कहानी कई महत्वपूर्ण संदेश देती है, जैसे भूख सबसे बड़ी मानवीय समस्या है, आदिवासी जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है, केवल सांस्कृतिक उत्सव पर्याप्त नहीं, आर्थिक समृद्धि भी आवश्यक है, संघर्ष और आशा जीवन को आगे बढ़ाते हैं, सामूहिक सहयोग से कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। इस प्रकार यह कहानी धरती लहलहाएगी, झालो नाचेगी, गाएगी केवल एक कहानी नहीं बल्कि आदिवासी जीवन की करुण गाथा है। इसमें भूख, अकाल, संघर्ष और आशा का अत्यंत संवेदनशील चित्रण मिलता है। एलिस इक्का ने झालो के माध्यम से आदिवासी स्त्री की चेतना, प्रकृति से जुड़ाव और सामाजिक यथार्थ को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी यह संदेश देती है कि जब तक समाज भूख और अभाव से मुक्त नहीं होगा तब तक वास्तविक आनंद और संस्कृति का विकास संभव नहीं है। तो इस प्रकार इस कहानी का विश्लेषण था। आशा करता हूँ आपको कहानी का जो मूल संदर्भ है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपके पाठ्यक्रम की और भी जो रचनाएं संकलित हैं उन पर वीडियो बनाई जा रही हैं, इसके बाद वो आपको मिल जाएंगी। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है अस्मिता मूलक हिंदी साहित्य के नाम से, तो आप वहां से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर सारे वीडियो के पीडीएफ उपलब्ध है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।